नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्जेक्ट पर दो वीडियो नहीं बनाने चाहिए, लेकिन कल मैंने जेजेपी के स्थापना दिवस पर एक वीडियो बनाया दुष्यंत चौटाला के बारे में। उसके जवाब में बहुत सारे लोगों के बड़े तीखे रिएक्शन आए, जो दुष्यंत चौटाला के समर्थक हैं उनके, और कुछ बीजेपी के समर्थकों के भी कमेंट आए। इसके लिए मुझे आज उसी विषय पर दूसरी बार वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो जिन भाइयों ने तीखे कमेंट किए, सबके सवालों के जवाब दूंगा तसल्ली के साथ, और सभ्य भाषा में दूंगा, और उम्मीद करता हूं आप भी उसका सभ्य भाषा में ही रिप्लाई देंगे। तो कुछ भाइयों ने जो दुष्यंत चौटाला के समर्थक हैं, मैं भी दुष्यंत चौटाला का समर्थक था, और मुझे भी बहुत दुख हुआ कि एक उभरते हुए नेता का कैरियर इस प्रकार से बर्बाद होते जब मैंने देखा। और हरियाणा की जनता ने तो उसको खूब अच्छा समर्थन दिया, जिस ढंग से नई पार्टी उसने बनाई थी। पहले इलेक्शन में उसको 15% वोट और 10 विधानसभाएं जिताकर हरियाणा की जनता ने उसका बहुत अच्छा राजनीति में डेब्यू करवाया था। नहीं तो लोगों को संघर्ष करते करते बहुत अरसा बीत जाता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। उसका एक उदाहरण कुलदीप बिश्नोई भी है। उसने भी अलग पार्टी बनाई थी, 6 MLA आए थे, 6 में से 5 उसको छोड़ के चले गए, आखिरी में उसे कांग्रेस और फिर भाजपा में जाना पड़ा। तो दुष्यंत चौटाला के साथ जो हुआ या उसने जो किया, कहते हैं कई बार आदमी का जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। थोड़ा सा ऊंट नीचे की तरफ झुक जाए और थोड़ा सा कुत्ता ऊपर की तरफ उछल जाए, बस हो गया काम। वही हुआ दुष्यंत के साथ भी। उसके एक गलत डिसीजन ने, और वो गलत डिसीजन वही था कि बीजेपी की सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम का पद उसने लिया, और फिर पूरे 4.5 साल उस पद से चिपका रहा, और आखिरी में 6 महीने पहले भाजपा ने उसको बेइज्जत करके निकाल दिया। इस बात को आप मानो ना मानो, मगर ये सच है, सारी दुनिया जानती है। अब करते हैं बात जो रियलिटी है उसकी। सबसे पहली बात ये कि जो दुष्यंत चौटाला के समर्थक कल उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे, मेरे से बात बोल रहे थे कि मैं चिढ़ता हूँ, तो मैं तो उससे खैर क्या चिढ़ूंगा, मेरा उससे क्या लेना देना है। लेकिन मुझे एक बात का जवाब आप लोग दो। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात से दिल्ली की राजनीति में आए, यानी केंद्र की राजनीति में आए, तो उन्होंने हरियाणा के अंदर जो अपना पहला भाषण दिया, उस भाषण के अंदर उन्होंने ये कहा था कि हमको तिहाड़ जेल वालों का समर्थन नहीं चाहिए। अगर ये मेरी बात झूठ हो, उनका ये वीडियो अब भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। और तिहाड़ जेल में उस समय कौन थे? दुष्यंत चौटाला के पिताजी डॉक्टर अजय चौटाला और दादाजी ओम प्रकाश चौटाला। उसके बाद जब 2019 के अंदर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, उनकी सीटें 40 ही रह गई, तब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी खुद गाड़ी ड्राइव करके दुष्यंत चौटाला के घर पे गए। दिल्ली में जो उनका बंगला था लुटियंस जोन में, जो उसको सांसद के रूप में मिला हुआ था, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा, और उनको उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया, और साथ में और भी ऑफर दिए, उनका मैं अभी जिक्र यहाँ पे नहीं करूँगा। खैर, तो जब दुष्यंत चौटाला ने उनका ये ऑफर स्वीकार किया, तब उनके दिमाग में नरेंद्र मोदी जी की वो भाषण की एक लाइन थी या नहीं थी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था, हमको तिहाड़ जेल वालों का समर्थन नहीं चाहिए। तो उन्होंने तो तिहाड़ जेल वालों से समर्थन मांग लिया, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने समर्थन देते टाइम पे वो बात याद रखी कि नहीं रखी, एक बात। दूसरी बात कि दुष्यंत चौटाला को अगर इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होना था, क्योंकि ये उत्तराधिकार की लड़ाई थी, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे, उनके पिताजी अजय चौटाला जेल में थे। उस समय
पार्टी को जिताना फर्स्ट प्रायोरिटी थी, मुख्यमंत्री का पद सेकंड प्रायोरिटी थी। पार्टी चुनाव जीत जाती, उनके दादा जिंदा थे और वो अपने आप उत्तराधिकारी का फैसला कर देते, क्योंकि खुद तो उनको सीएम बनना नहीं था, वो उस समय सजा याफ्ता थे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि जितना दुष्यंत चौटाला और उनके पिता डॉक्टर अजय चौटाला को दिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, उसका रुपए में 10 पैसे भी अभय चौटाला को नहीं मिला है। डॉक्टर अजय चौटाला भिवानी से सांसद रहे, डबवाली से विधायक रहे, राज्यसभा के सांसद रहे और हरियाणा की बाउंड्री से बाहर जाकर राजस्थान में दातारामगढ़ और नौहर विधानसभा से भी विधायक रहे। और अभय चौटाला कभी विधायक से आगे नहीं बढ़ पाए, वो विधायक ही रहे 5 बार। और स्वयं दुष्यंत चौटाला को हिसार से इन्हीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सांसद का टिकट दिया और चुनाव जितवाया। 2014 में मोदी की लहर में चुनाव जितवाया। तो जब दादा ने इतना सब कुछ दे दिया तो दुष्यंत चौटाला को इतनी क्या जल्दी थी पार्टी से बगावत करके अलग पार्टी बनाने की और मुख्यमंत्री पद का दावा ठोकने की, अपने दादा के जीते जी। फिर कुछ लोग कहेंगे कि दुष्यंत ने बगावत नहीं की, दुष्यंत को पार्टी से निकाला गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो जो रैली थी जिसके अंदर हुटिंग हुई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भाषण नहीं देने दिया गया, गोहाना की रैली की बात कर रहा हूँ मैं, लगातार आया मुख्यमंत्री आया के नारे लगाए गए, दुष्यंत के नारे लगाए गए। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गुस्से में आकर दुष्यंत को पार्टी से बाहर निकाला। फिर अलग पार्टी भी बनाई, 10 सीटें भी जीती। उसके बाद जो डिसीजन लिया बीजेपी के साथ जाने का, वो डिसीजन इनके लिए आत्मघाती साबित हुआ। इस बात को कोई माने या ना माने, कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी जिंदा हो रही है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थकों के कुछ रिएक्शन आए हैं। उन लोगों ने ये कहा है कि जो किसान नेता किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, खुद चुनाव हार गए, उसके लिए आप कह रहे हो कि दुष्यंत को किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए था। एक भाई ने कमेंट किया कि अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया था, वो क्यों चुनाव हार गया। और एक आदमी ने ये कमेंट किया है कि जिस नरेंद्र मोदी ने किसान कानून वो बनाए थे 3 कानून, उसको जनता ने शिखर पर क्यों पहुंचा दिया। तो सारी बातों का आपको जवाब देता हूं। तो जिन लोगों ने ये कहा है कि अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के पक्ष में एमएलए की सीट छोड़ी, वो चुनाव क्यों हार गए, उनसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सबसे प्रिय मंत्री थी केंद्र में स्मृति ईरानी, वो क्यों चुनाव हार गई एक अननोन से चेहरे से, इसको कोई जानता भी नहीं था। नरेंद्र मोदी जी बनारस से खुद 5.5 लाख वोटों से जीतते थे, 1.5 लाख के अंतर से कैसे जीते, इतना अंतर कैसे कम हो गया। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट कैसे हार गई, जिस अयोध्या में श्री राम मंदिर का इनॉग्रेशन, इतना भव्य इनॉग्रेशन हुआ था। हरियाणा के अंदर इस बार भाजपा की सरकार तो आ गई, लेकिन उसके 9 मंत्री क्यों चुनाव हार गए। और 2019 के अंदर अनिल विज को छोड़ के उनका पूरा मंत्रिमंडल क्यों चुनाव हार गया था। और अनिल विज ही इस बार जीते हैं, और पिछली बार भी अनिल विज ही जीतते थे। उसका कारण भी चित्रा सरवारा है, पिछले 2 चुनाव से वो निर्दलीय वहाँ से अबाउ 50% वोट ले रही है। अगर वो चुनाव ना लड़े तो अनिल विज भी चुनाव हार जाएंगे। पिछले चुनाव में हरियाणा में भाजपा का बहुमत क्यों नहीं आया, इस बार केंद्र में भाजपा का बहुमत क्यों नहीं आया, इसका भी जवाब दीजिए। तथा 2015 और 2020 में दिल्ली के अंदर पूरी भाजपा क्यों हार गई थी। 2014 में मोदी जी का राष्ट्रीय राजनीति में आगमन हुआ, बड़ा भव्य आगमन हुआ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और 2015 आते आते दिल्ली में भाजपा पूरी हार गई। 3 एमएलए जीतने का मतलब तो पूरा हारना ही हुआ, 95% का स्ट्राइक रेट था।
अब एक भाई ने मेरे को बार बार एक ही कमेंट किया, अबे जा क्यों बेवकूफ़ बना रहा है, अबे जा क्यों बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने कल जो एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि 1999 और 2000 में जो हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि भाजपा को कितने % वोट मिला, इन लोगों को कितने और कांग्रेस को कितने। तो उसमें एक मिस्टेक मेरे से हुई कि लोकसभा चुनाव का थोड़ा मैं डाटा गलत बता गया। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को, इन लो और बीजेपी का अलायंस था, दोनों को 28-29 वोट मिला था। 28% भाजपा को, 29% इन लोगों को, और कांग्रेस को 35%। उसके बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा को 8% वोट मिला था, सीटें 6, और इन लोगों को 48 सीटें और 29 पॉइंट समथिंग % वोट मिला था, और कांग्रेस को 35% के आसपास वोट मिला था, और वो विपक्ष में बैठी थी। तो ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब बात करते हैं ये परसेंटेज का हिसाब क्या होता है और ये कैसे गड़बड़ा जाता है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब 3 सीटें आई 2015 में, तब उसको 33 पॉइंट समथिंग वोट मिला। फिर उसके बाद 2020 के अंदर उसकी 2 से बढ़ के 7 सीटें आई, 8 सीटें आई सॉरी, तब उसको 39 पॉइंट समथिंग वोट मिला। यानी कोई पार्टी 40% वोट लेके भी दिल्ली के अंदर 8 सीटें जीत रही है, और हरियाणा के अंदर वही पार्टी 40% वोट लेके सरकार बना रही है। ये कॉन्ट्राडिक्शन आप समझ रहे हैं कैसे है। 2020 में दिल्ली में जितना वोट बीजेपी को मिला था 39 पॉइंट समथिंग, उतना वोट पाकर वो 8 सीटें पाई थी, और हरियाणा में 39.90% वोट लेके वो सरकार बना गई। उसका कारण ये है कि दिल्ली के अंदर उसको जो वोट मिला था 40% के आसपास, तो अपोजिशन का सारा वोट केजरीवाल को मिल गया था 60%, और हरियाणा में जो 60% वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ा वो कई जगह पे बट गया, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी और निर्दलियों में। इसके अलावा 2014 में बीजेपी को केंद्र में 32% वोट और 282 सीटें मिली। 2019 में वोट बढ़कर 38% हुआ, सीटें 303 हुई। 2024 में वही 38% वोट और सीटें घट के 240 हो गई। तो 2014 में जो सीटें 32% वोट के साथ 282 थी, 2024 में वो 38% वोट के बावजूद 240 कैसे रह गई। वो आदमी मेरे को जवाब दे जो बार बार ये कमेंट कर रहा था क्यों बेवकूफ़ बना रहा है, क्यों बेवकूफ़ बना रहा है। तो भाइयों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी भी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भाइयों, आपका आर्थिक सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है, और आपके आर्थिक सहयोग से मैं काफ़ी अपने को मजबूत महसूस करता हूँ। जो भाई मेरे को आर्थिक सहयोग देना चाहें वो इस QR कोड को स्कैन करें, और जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना आर्थिक सहयोग वो कर सकते हैं। आपका आर्थिक सहयोग हमारी मजबूती होगा। तो भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक्स भाई।